देख लो। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही जैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड जो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई दो एग्जांपल ले लिया, x + y = 6, x - y = 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये वाला दिया ही है। इसको पहले प्लॉट करते हैं। तो किसी भी ग्राफिकल इक्वेशन को, किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसका टेबल बनाएंगे। तो पहले इसकी टेबल बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर y। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने के लिए कहा था, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स लेते हैं। इसमें हमने पॉइंट्स का नाम दे दिया A, B, C। इसी तरह से इसमें भी x और y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और इसका पॉइंट का नाम हो जाएगा P, Q, R। डिफरेंट पॉइंट का नाम दे दिया। अब हमको ऐसे पॉइंट यहाँ पर हिट करना है कि y की वैल्यू हमारी कोई ना कोई निकल आए। तो 0 ही रखने पर आ रही सीधी सीधी। तो बताया था हमेशा कभी भी दो वैल्यू तो कम से कम ऐसे निकाल लो कि एक बार x को 0 रखो तो y की निकालो, फिर एक बार y को 0 रखो तो x की निकालो। तो यहाँ पर x को 0 रखा, y की वैल्यू 6 आई। चलो ठीक है, 6 पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी ध्यान देना कि अगर ग्राफ में उन लाइंस से बनने वाले एरिया को पूछे तो कोशिश ये करना कि वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट जरूर करे, इंटरसेक्ट जरूर करे। क्योंकि जब तक अगर वो कोऑर्डिनेट जो लाइन है वो एक्सिस को कट नहीं करेगी तो फिर ग्राफ कहाँ से बनेगा, उसमें एरिया समझ में नहीं आएगा। इस वजह से तो हम लोगों को फिर जरूरी हो जाता है कि कम से कम कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो लाइन टच जरूर करनी चाहिए, ताकि एरिया हमारा बाउंडेड रीजन वाला कुछ ना कुछ आ जाए। फिर इसके बाद x को 0 रखा तो y 6 आया। अब y को 0 रखा तो x 6 आ गया। इसके अलावा दोनों को 3 3 ले लेते हैं, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। 2 4 लेना है, 4 2 लेना है, 1 5 लेना है, 5 1 लेना है, कुछ भी लेना है वो ले सकते हैं। 3 3 में ज़्यादा सुटेबल रहेगा तो 3 3 ले लेते हैं। तो ये 3 हो गया, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो कम से कम 3 पॉइंट ले लिया। फिर इसी तरह से इसमें भी एक बार x 0 रखा तो y की वैल्यू -2, फिर एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2। अब x को कुछ भी, y को कुछ भी ले लो। तो कोशिश ये करते हैं कि अगर यही वाला पॉइंट अगर यहाँ पर ले लें, एक कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी, अच्छा चलो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से यहाँ पर लो, जो मन में आए वो ले लो। तो अगर मैं y को 1 ले लूँ तो x की वैल्यू 3, अगर y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये मिनिमम 3 पॉइंट्स हमारे मिल गए। अब जैसे ही दोनों के 3 3 पॉइंट मिल गए, दोनों को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और इसमें क्वेश्चन क्या बोल दिया था कि ये लाइन और इसके अलावा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस से बाउंड होने वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर उसके बाद एरिया देखेंगे कि किसका एरिया निकालना है। तो इसी वजह से हम इन दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। तो पहले ग्राफ बनाते समय एक चीज़ गौर कर लेना चाहिए कि हमको किस एक्सिस में कितनी वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने x में देखा मैक्सिमम +6 तक जाना होगा, y में देखा तो y में भी हमको +6 तक जाना होगा। दोनों का पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। हमारे दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए कि किस तरफ का पोर्शन किस लाइन को बड़ा होना चाहिए। फिर x में यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 है तो वो 6 में कवर हो जाएगा, और y में यहाँ पर मिनिमम -2 हो गया, माइनस की वैल्यू हो गई। मतलब कि y में हमको माइनस में जाने की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ 2 पॉइंट्स तक। x में माइनस जाने की वो भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि हमको ऊपर वाले पोर्शन को बड़ा करना है, राइट पोर्शन को बड़ा करना है, और नीचे वाले पोर्शन को हल्का सा बड़ा करना है। लेफ्ट वाला पोर्शन हम चाहे बड़ा करें चाहे ना करें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम उसको भी दिए देते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं ना लाइन कहाँ काटें। तो इसलिए अब हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर ज़्यादा जगह देते हैं, नीचे कम जगह देते हैं, और लेफ़्ट साइड में भी इसी तरह से लेफ़्ट साइड में कम देते हैं, राइट साइड में ज़्यादा दे देते हैं। एवरेज देखा जाए तो ये 6 तक पहुंच जाना चाहिए, ये भी 6 तक पहुंच जाना चाहिए, ये कम से कम 2 तक पहुंच जाना चाहिए, ये चाहे 2 3 कुछ भी पहुंच जाए। अब इसके बाद पॉइंट 1 सेंटीमीटर का गैप लेके खींचा तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, बस मेरा इतने में काम हो जाना है। पॉइंट चाहे तुम कितनी भी सेंटीमीटर का लेके खींच लो, लेकिन तुम्हारा रहना इक्वल चाहिए। ये जो पार्ट्स डिवाइड हुए होने चाहिए वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो तुम चाहे कितने भी सेंटीमीटर लेके बना लोगे, हमेशा तुम्हारा आंसर सही आएगा।
फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी वही इक्वल 1 2, बस इतना कटा। यहाँ पर भी 1 2, इतने में काम चल जाना है। लेकिन चलो अच्छा 2 पे काम चल जाना है तो थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे कम से कम ये अच्छे से, ये 3। इसी तरह से यहाँ पर भी 6 तक जाना चाहिए, लग नहीं रहा कि जाएगा। 1, देखो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो कि स्क्वायर शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। थोड़ा ऐसे आइडिया ले लिया करो ये वाले पॉइंट का, ये बराबर आ जाए तो सही है। 1 2 3 4 5, ये देखो छोटा पड़ने लगा, ये यहाँ पर 6 बराबर दिख रहा है ना, सही होगा। अब यहाँ पर अब इससे प्लॉटिंग शुरू करें, या तो पहले लिख लेते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और शॉर्ट फॉर्म में ही बनाना, बीच में हाइफन साइन का यूज़ कर देना, ऐसे नहीं कि बिना हाइफन साइन का यूज़ करते हुए। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, इसको वाई डैश एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस। ये वाला पॉइंट ओरिजिन, तो इसको ओ, और ब्रैकेट में चाहो जगह हो तो 0,0 लिख लिया करो, क्योंकि ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0 होता है। अब इसके बाद 0 पर 6, यानी x पर तो कोई भी डिस्टेंस नहीं चली गई, y पर 6 यूनिट चली गई है, तो x पर कोई नहीं जाएगा, वो सीधा y पर जाएगा। अच्छा पहले इसको लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाएगा -1 -2, ये भी -1 -2 -3। अब इसके बाद 0 पे 6, तो यानी x पर कुछ नहीं गया, y पर गया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसी के जस्ट ऊपर, हल्का सा, बिल्कुल तुमको दिखाई दे, और जो चेक कर रहा हो एग्जामिनर उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला पॉइंट है। अब बाकी इसका नाम देना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, तो अभी दे दिया मैंने यहाँ पर। नहीं तो मैं वैसे ये किया करता था कि पहले लाइन खींच लूँगा फिर इनको पॉइंट्स दूंगा, लेकिन जब लाइन खींचने के बाद पॉइंट्स देना होता तो टाइम एक्स्ट्रा जाता है। कट रहा है तो चलो ठीक है कटने दो, बाद में इरेज करके लिख लिया जाएगा, वैसे ही पेंसिल से बनाना है तो अभी से लिख लो। फिर 6 पे 0, यानी x पर 6 यूनिट डिस्टेंस जाएगा, y पर एक भी नहीं चल पाएगा, तो यानी कि x पर 6 यूनिट डिस्टेंस चला, y पर एक भी नहीं चला, यानी कुछ ऐसे लाइन कटेगी, तो मैं a पॉइंट सही जगह लिखा, इसी तरह से b पॉइंट भी मैं दूसरी ऊपर की तरफ लिख दिया, नीचे की तरफ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से ये लाइन कटती हुई समझ में आ रही है। 3 पर 3, यानी x पर 3 यूनिट डिस्टेंस चलेगा और फिर y पर चला जाएगा, x पर पहले 3 गया फिर y पर जाएगा, तो ध्यान देना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, सही है ना, लगभग सही है। ये वाला पॉइंट मुझको थोड़ा ऊपर दिख रहा है 6 वाला, इसको मैं यहाँ पर बनाए लेता हूँ, अब मुझको सही लग रहा है। ये 6 वाला वो थोड़ा और ऊपर भी दिख रहा था और स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ रही थी। अब इसके बाद इन सबको जोड़ देते हैं, ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा, सी को मैं ऊपर बनाता हूँ क्योंकि ये लाइन मेरी ऐसी जानी है। अब इसको लाइन को हम जोड़ देते हैं, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन ही गई है इसमें, हो गया। अब ये जो लाइन हुई, इस लाइन को हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, एरो करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लाइन किसकी इक्वेशन हो गई, वो x + y = 6 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लगभग सबका यही बना होगा, है ना। फिर अब इसके बाद इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन 0 पे -2, x पर तो एक भी पॉइंट नहीं चला, y पर सिर्फ -2 चला, तो y पर -2 यानी नीचे चला आएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P। तो P मतलब कि ये कुछ ऐसे काट रही मेरे दिमाग में है, तो इस वजह से मैं इसका पॉइंट नीचे लिखे देता हूँ, ये P। फिर 2 पे 0, यानी कि x पर 2 चला, y पर एक भी नहीं चला, तो यानी कि ये x पर सिर्फ 2 चलेगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, Q। पहले Q, PQ। फिर 3 पर 1, 3 पर 1 का मतलब x पर 3 चलेगा और y पर 1 चलेगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रहा है ना। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये होगा R, ठीक। अब इसको फिर सबको जोड़ देते हैं, ये वाला पॉइंट फिर थोड़ा इधर उधर खिसका हुआ लग रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो मेरा सही आ जाएगा।
मुझको स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन मेरी अभी ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। वैसे तुम लोग जब बनाओगे तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान दे के बनाना होगा, नहीं तो जब उसके बाद बनाओगे फिर अगर वो जिस पॉइंट से जाना चाहिए नहीं जाएगा तो तुमको फिर पॉइंट ढूंढने में, कोऑर्डिनेट ढूंढने में दिक्कत होगी ग्राफ से, और अगर पॉइंट या कोऑर्डिनेट ढूंढने में दिक्कत होगी तब तुमको मेज़र करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसको ध्यान से बनाना होगा। इसको कैसे, ऐसे बनता तो ठीक रहता, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ना बनेगा, चाहे कैसे भी ना बनेगा। नीचे वाइट बोर्ड और ऊपर होता तो बन जाता। ऐसे बना दिया, सपोज दैट ये हो गया और ये हो गया, और इसका नाम मैं यहाँ पर दिए देता हूँ बिल्कुल अलग से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, तो मतलब कि ये दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब कि दोनों पॉजिटिव एक्सेस का यूज होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जैसे तुम कह रहे थे इसमें ये वाला एरिया इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये वाला जो एरिया है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हुए बना है। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हुए हमको वो वाला एरिया बताना है, और ये वाला एरिया भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। मैंने सिर्फ कौन सा कहा है, पॉजिटिव वाला। जब सिर्फ ये कहता कि बाउंडेड बाय दीज रीजन्स एंड वाई एक्सिस, तो ये दोनों लिया जाता। तो अब कौन सा बचता है, सिर्फ ये वाला एरिया बचता है। इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक इक्वेशन की लाइन, ये दूसरे इक्वेशन की लाइन, तो उससे तो सिर्फ यही वाला एरिया आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमको इस एरिया का है, मतलब कि इतने शेडेड पोर्शन का है एरिया हमको निकालना है, ये वाले का। और ये एक कैसा शेप बन रहा है, क्या क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पैरेलल साइड नहीं है कोई, क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के 3 तरीके हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एरिया निकालने के 3 तरीके। पहला तरीका, सबसे पहले तो देखो ये वाले, जब हमको इसका केवल एरिया निकालना है तो इसके लिए हम यहां से लेकर यहां तक एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। इस परफेक्ट ट्रायंगल के एरिया में से इस पर्टिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल आएगा, है ना। अगर इतना किया होगा तो तुम्हारा पूरा सही है। कैलकुलेशन भले गलत आ जाए वो अलग बात है, नहीं तो बाकी पूरा सही है। और कैलकुलेशन भी सही होगा तो पूरा तो सही है ही फिर। तो इसका मतलब कि अब इसका एरिया निकालना है। मैं ऊपर वाला इरेज किए देता हूँ, ये तो पूरा बन ही गया होगा सबका, इसके बाद नहीं आ रहा होगा। इसको बकायदा उसमें नाम दे के तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो इसके लिए तुमको इसका एरिया निकालना है। हम यहाँ तो बोले दे रहे हैं इसका एरिया, उसका एरिया, ये शेप का एरिया, वो शेप का एरिया, लेकिन जब वहाँ पर तुम कॉपी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो एरिया किसका, इन सभी कोऑर्डिनेट्स से मिलकर बनने वाला एरिया। तो इसका तुमको नाम देना होगा। इस कॉर्नर का तो नाम ए पॉइंट पता है, इस कॉर्नर का ओ पता है, इस कॉर्नर का क्यू पता है, लेकिन इस कॉर्नर का नहीं पता ना। तो इस कॉर्नर का तुम निकाल लो। इस कॉर्नर का सपोज दैट क्या मानना, पी क्यू आर हो चुका था, एस मानना हो एस मान लो, एम एम एन ओ पी, हाँ चलो ठीक है एम मान लो, ये एम पॉइंट हो गया। ठीक, तो यहाँ मतलब कि हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ एम एन ओ पी। वो एम एन ओ पी कहाँ से आ गया, ये तो पूरी ABCD लिख दी। एम ए ओ क्यू ये होगा एरिया ऑफ एम ए ओ क्यू, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए पहला तरीका क्या बताया, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में इस छोटे से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम ए पी हो जाएगा, एरिया ऑफ एम ए पी माइनस इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा,
OPQ है ना, एरिया ऑफ OPQ हो जाएगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल MAP में ये ट्रायंगल जैसे बना है, इसमें ये बेस ही तो समझ में आ रहा है, तो इस बेस की टोटल लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ बेस यानी कि 8 मल्टीप्लाई हाइट हम सबसे जो लास्ट थर्ड कोऑर्डिनेट है उसकी बेस से परपेंडिकुलर हाइट। तो ये पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है हमको 4 पर। अब यही पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो गया होता तो ये नहीं समझ में आता, वही मतलब कहने का, ये अगर ऊपर नीचे हो जाता तो ना समझ में आता। और लेकिन पता है इसको निकालने का एक तरीका भी है, अगर तुम्हारा यह कोऑर्डिनेट से गलत आ गया तो तुमको इसको पर्टिकुलर निकालने का एक तरीका है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कट रही हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे पास इसको निकालने का तो तरीका है ही कि तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और वहां से x और y की वैल्यू निकाल दो, वही इसका पॉइंट होगा। अभी देखना मैं दिखाता हूं। ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है। m का कोऑर्डिनेट क्या लग रहा है 4,2 है। m का कोऑर्डिनेट हमको 4,2 समझ में आ रहा है। अब अगर तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, एलिमिनेशन लगा दो। ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो y प्लस का y माइनस का कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, 4 इसमें रखा उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 2। देखो ये वाला पॉइंट तो तुम्हारे पास निकालने के लिए ग्राफ के अलावा भी एक तरीका था। हाँ, हालांकि अगर ये वाला पॉइंट कहता तो तुमको फिर दिक्कत होती, लेकिन अगर कहीं ऐसे कट रहा तो तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ग्राफ चाहे जैसा बनने। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट की यहाँ से कितनी डिस्टेंस समझ में आ रही है 4 यूनिट। तो यहाँ पर हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट और माइनस फिर एरिया ऑफ OPQ का एरिया निकालने के लिए फिर चाहे इसको बेस मान लो, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। हाफ बेस यहाँ पर भी 2 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट, तो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, 8 2 जा 16 माइनस 2 यानी कि कहाँ 32, 14 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। ये इसका आंसर हुआ। आया समझ में? नोट ना करो, नोट करने की इतनी जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से तुम इसकी लेंथ निकालोगे ना, एरिया थोड़ी निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो इसकी लेंथ निकालोगे। बस वही कोऑर्डिनेट की वजह से आंसर गलत हुआ, नहीं तो बिल्कुल फिट बैठता। वो जो भी, वही मैंने भी सोचा कि 14 इसको तुम माइनस करने पर तुम्हारा 14 मतलब इसको लेने पर 14 आ रहा था, फिर भी कैसे आ रहा है, ये तो अकेला 14 निकाला था जब मैंने निकाला था। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही समझ में आ गया, वही अच्छा है। आया समझ में? ये एक तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका तुमको आना चाहिए, इरेज कर दो इसको। नवोदय की अगर तैयारी किया होगा या तो किसी भी एंट्रेंस की किया होगा तो ये वाले तरीके बताए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर शेप का एरिया तुमको ना पता चल रहा हो तो कुछ उसको ऐसा काटो, ये वाला तुमको 6-7 में भी बताया गया है कि कोई एक पर्टिकुलर शेप बन जाए, तुम दोनों का अलग से एरिया निकालो फिर दोनों को जोड़ दो। तो देखना इसमें कैसे बन रहा है। अब मैं ये शेडेड पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझको इसके अंदर जरूरत पड़ेगी अभी। अब कहाँ से कटता हुआ लग रहा है कि सही से बन जाएगा? एक ही कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इसके बिल्कुल स्ट्रेट में इसको मिला दो, तब देखना क्या बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट मिला दूं तो क्या बन रहा है, ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले साल था तुम्हारा क्लास 8 में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में बताया था। ऐसा ही फिगर बना था, ये बस उल्टा करके बना हुआ था, वो ऐसे बना था। ये था ना जब व्हाइट बोर्ड वहाँ रखा रहता था, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये बहुत डिटेल में था। उसमें इसकी ये साइड पता थी, फिर उसमें इसको काट के पैरेललोग्राम बना के है इसका निकलवाया था। तो यहाँ पर तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम ऐसा ना करें कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को और इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जोड़ दें तो एरिया ऑफ ये वाला क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, है ना। तो हम इसी तरह से इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, निकाले दे रहा हूँ। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया कहा जाए तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी यूनिट है, 4, और हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, ये भी 4 यूनिट है। तो 2 से काटा, ये 2 4 2 जा 8 यूनिट आया। इस ट्रायंगल का एरिया 8 यूनिट स्क्वायर। अब इस ट्रेपेजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता था, हाँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि ये वाली और ये पैरेलल है, तो ये और इसकी दोनों का सम यानी कि प्लस हाफ, ये हो गई हमारी 4 यूनिट प्लस ये हमारी 2 यूनिट, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ये भी 2 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई 2, ये 2 कट गया प्लस, और 4 में 2 जोड़ा 6, 8 6 कितना आ गया 14 स्क्वायर यूनिट। ऐसे भी इसका निकाल लिया। वो तो उधर माइनस करने पर पता है चल गया, नहीं तो कई जगह ऐसा भी फिगर नहीं बनता, तुमको ऐसे इसको काट काट के बनाना पड़ेगा। आया समझ में। इसके अलावा इससे एक और आसान तरीका है, देख के इसका आंसर बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको इसको सचमुच में पूरा ग्राफ पेपर पर बनाना होगा। ग्राफ पेपर पर बनाने से मतलब है कि ये पूरी की पूरी जो लाइनें हैं वो पूरी की पूरी लाइनें खींची होनी चाहिए। तो मुझको थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसमें पूरी लाइन खींच लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको समझाता हूँ। ग्राफ में तो हर 1 सेंटीमीटर पर ऐसे हाईलाइटेड लाइन तो खींची रहती है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इस पोर्शन का है उस पोर्शन को मैं निकालूँ। जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे तो खींचा ही रहेगा। हो गया। अब जिसमें जिसमें ट्रायंगल है मैं सिर्फ उसी को पूरा क्लियर बना देता हूं। ताकि उसमें ट्रायंगल साफ दिखाई दे। जब ये ग्राफ में बनाते तो और क्लियर साफ समझ में आता, लेकिन इसमें ये ऐसे है ना, ग्राफ ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान देना, ये जो तुम्हारा शेप बनता है, ये शेप क्या है, स्क्वायर। ये वाली कितनी डिस्टेंस है 1, ये वाली 1 यूनिट, तो इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। अब गिनो, यानी कि एक डिब्बा 1 यूनिट स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगी। 11 हो गई। अब ये तो तुम्हारा डिब्बे का आधा हो गया, 12 है ना, आधा आधा जोड़ लिया, 1 हो गया, 12 13 14 आंसर। अब बताओ, ये है ग्राफ की ताकत। तुम्हारे सामने लिखा है आंसर, फिर भी तुम देख के नहीं बता पा रहे। और ये वाली एक्सरसाइज भी थी, इसको कहते फाइंड आउट द एरिया बाय यूजिंग ट्रेसिंग द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर ट्रेस करके, उसी ग्राफ पेपर में उसी को ट्रेस करके हम लोग पता लगा लेते हैं क्या इसका एरिया है। और सोचो कैलकुलेट करना ही नहीं, तुम बस ये लिख दो, अगर ग्राफ पेपर मिल जाए तो इसका आंसर ये है। अगर मैं चाहूँ वाले से हट कर इसमें ये है, अगर ग्राफ पेपर मिल जाए तो उसमें खिंचा के इसका आंसर ये सीधा सीधा दिख रहा है। अब उसमें क्या इसको एक्सप्लेन करें, इसमें एक्सप्लेन क्या करना, सोचने वाली है। इसमें तुम लिखोगे क्या, तुम लिखना क्या है, इसमें सॉल्यूशन कुछ हो तब तो लिखे ना। सीधा पढ़ ही तो दिया, जितने डब्बे हैं उतने लिख दिया, वही इसका आंसर हो गया। नहीं है,
अब लेकिन एक चीज़ और, इसमें तो ये बिल्कुल ऐसा परफेक्टली बन रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी कंडीशन भी मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एक स्क्वायर शेप है, इस स्क्वायर शेप में कोई एक लाइन ऐसे चली जाती है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिल्कुल आधा आधा ऐसे काट दे, वो तो ऐसे ग्राफ है, अभी आसान सा चल रहा है, तो भी इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। इसके लिए ये होता है नियरेस्ट निकलता है, इसमें 100% नहीं निकलता, नियरेस्ट निकलता है। नियरेस्ट का मतलब कि अगर वो लाइन उस पर्टिकुलर शेप को आधे से ज़्यादा पर काट रही है, अगर तुम इधर वाला कोई एरिया ले रहे होते तो तुम इसको पूरा पूरा 1 स्क्वायर यूनिट ही कंसीडर करते, पूरा पूरा 1 यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं 3/4, 2/3, 4/5 ऐसे नहीं करना है। अगर तुम्हारा आधे से ज़्यादा होगा तो तुमको 1 मानना है, अगर आधे से कम होगा तो तुमको कुछ नहीं मानना है, तुमको उसको फिर नेगलेक्ट कर देना है। तो आधे से ज़्यादा हो 1 मानो, किसी न किसी में तुम्हारे पास ऐसा भी होगा कि उसमें आधे से कम होगा, उसको तुम निगलेक्ट कर दोगे। तो तुमने जो वहाँ पर आधे से कम को निगलेक्ट किया है, यहाँ पर तुमने आधे से ज़्यादा को जो तुमने एवरेज मान लिया वो तुम्हारा बराबर आ जाता है। तो एवरेज आंसर तुम्हारा बिल्कुल बराबर आता है। तो ये तुम लोगों का MCQs में अगर आ जाए, ग्राफ बना हो, तो तुम आसपास का आंसर तुरंत ढूंढ के निकाल सकते हो, क्योंकि आसपास का तो निकाल ही दोगे ना। अगर ऑप्शन में तुम्हारा 14, 24, 44, 34 दिया होगा, तुम अगर गिनने में तुम्हारा 15, 16 आएगा तो तुम तो तुरंत लिख दोगे ना 14, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कि तुमने इसको नियरेस्ट निकाला है। तो आसपास की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सही तरीका है, और वैसे इससे आंसर हमेशा आता है। ये एक प्रॉपर तरीका है और होएगा भी, क्योंकि यहाँ पर इसी से तो एरिया निकालना है, और क्या दिक्कत है, सब सही तो है, दिया रहता है, बात सही है। लेकिन मैंने एक तरीका बताया, देखो तरीका ये तो तुरंत तुम्हारे देखने पर आ जाएगा, वो तरीका है बता दिया। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा MCQs में ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जो तुम्हारा इससे ना है, क्वेश्चन भी उसमें ऐसे ही दिया जाता है कि इतना ज़्यादा ना घुमाया जाए। ये तो हम लोगों के पेपर में इतना ज़्यादा घुमाएगा कि उसमें पॉइंट 14.1 आ रहा होगा, तुम्हारे ऑप्शन में लिया होगा 14.11, 14.01, 14.12, 14.13, हमारे में है इतना आसपास का दिया जाता है। तुम लोगों के में एक 14 दिया तो पता चला 94 लिखा होगा। आए समझ में? ये 3 तरीका था एरिया निकालने का।